नमस्कार, मैं हूं स्मृति रस्तोगी और कू स्टूडियो के लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। जागरण.com के ब्रांड न्यू एपिसोड कू प्रेजेंट चुनावी तर्क वितर्क में हम बात करेंगे 5 राज्यों में हो रहे चुनावी एक्शन के बारे में। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में इलेक्शन फ्रंट में जो कुछ भी नया ग्राउंड जीरो पे हो रहा है उसे हम यहाँ स्टूडियो में एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा हमारा। फिलहाल आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। आइए आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शुभ्रो कमल दत्ता, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रत्युष रंजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दत्ता जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आपने पिछले 2 महीनों में बहुत एक्सटेंसिवली स्टेट को बहुत करीब से देखा है। ज़मीनी अगर बात करें, ग्राउंड ज़ीरो पे आपने लोगों से इंटरेक्शन किया है, चीज़ें समझी हैं। क्या कुछ गेज किया आपने इन 2 महीनों में, खासकर अगर मैं यूपी स्पेसिफिक बात करूँ तो? मैं समझता हूँ कि यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो मेरा मानना है कि मुख्य रूप से 4-5 मुद्दे महत्वपूर्ण रहा है। एक तो कि आपका सुशासन का मुद्दा, उसके साथ साथ आप अगर आइडियोलॉजिकल इश्यूज तो बेशक रहा है, उस पे तो कोई दौराई नहीं है। यूपी का चुनाव और आइडियोलॉजिकल इश्यूज ना हो ये तो हो नहीं सकता है। फिर इसके साथ साथ तमाम जितने सारे डेवलपमेंटल स्कीम्स जो यूपी में लागू हुआ है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और उसके साथ साथ बाकी तमाम जितने सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, फिर आपका गवर्नेंस का मॉडल हो गया, पहले की सरकारों की क्या योगदान रहा है और किस तरह का गवर्नेंस रहा है पहले के सरकारों का, ये तमाम चीज़ें हैं। और ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं पे यूपी को प्रभावित ज़रूर किया है और राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रभावित किया है। और ख़ास करके युवा पीढ़ी में मैंने ये काफ़ी देखा है। मैंने बहुत सारे ऐसे युवा से मेरी मुलाकात हुई है जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे भारत के छवि को लेके अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो एक ग्लोबल लीडर का छवि रहा है, वो पिछले 10 साल में किस तरह से भारत के छवि बदला है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, और राष्ट्रीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं पे प्रभावित रहा है। पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक कांटे का शुरू में लगा था कि टक्कर ज़रूर है। और ये तो ज़रूर है कि सपा ने पिछले चुनाव के मुकाबले में सपा ने काफ़ी ग्राउंड कवर किया है यूपी में। पर क्या वो जादुई आंकड़ा छुएगा या नहीं छुएगा वो कहना अभी भी फ़िलहाल मुश्किल है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्य रूप से जो मुकाबला रहा है वो भाजपा और सपा के बीच में रहा है। बीजेपी की तरफ से तमाम जितने सारे मुद्दे हैं वो भी जनता को कहीं ना कहीं पे बहुत विचलित किया है गंभीरतापूर्ण उस पर डिस्कशन करने के लिए। और सपा ने तमाम जितने सारे काउंटर अटैक किए हैं वो भी सारी चीज़ें रहा है। बीएसपी कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे डार्क हॉर्स साबित ज़रूर होगा बीएसपी। और बीएसपी का अपना एक इंटैक्ट वोट बैंक है, उसको कोई वो नहीं कर सकता है, इनकार नहीं कर सकता है। और कांग्रेस की जहां बात आती है, जस्ट 5 सेकंड्स दे दीजिएगा मुझे। कांग्रेस की जहां बात आती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का नीति हॉपिंग एंड कैचिंग वाला रहा है पूरे चुनाव को लेके। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सीटों पे कांग्रेस का प्रभाव जरूर रहेगा, पर वो हम जो कहते हैं ना कि एज ए वोट काटर के हिसाब से ही इम्पैक्ट नहीं डालेगा। वही चीज़ होगा। प्रियंका वाड्रा ने बहुत कोशिश की है, पर स्थानीय लेवल पे जो एक सांगठनिक जो एक मजबूती होना चाहिए कांग्रेस का, वो पूरे यूपी में आप अगर देखेंगे पश्चिम से लेकर पूरब तक वो सांगठनिक ढांचा कांग्रेस का रहा नहीं है अब। और शायद ये सबसे बड़ी कमी रहेगी कांग्रेस के तरफ से। बहुत अच्छे से प्रत्युष समझाने की कोशिश की है दत्ता जी ने कि किस तरीके का अभी जो ग्राउंड जीरो सिचुएशन है यूपी में, किस तरीके का जो युवा की बात की, क्योंकि हालांकि ये सबसे बड़ा स्टेट है, 403 सीटों के लिए ये कॉन्टेस्ट बहुत बड़ा है। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन करते आ रहे हैं कि जो सेंट्रल का जो गलियारा से होते हुए, यूपी के गलियारे से होते हुए यहाँ की एक मुख्य धारा में आना बहुत ज़रूरी होता है। बट अगर हम चरणों की बात करें, 5 चरण अभी तक खत्म हो चुके हैं, 6वां और 7वां चरण बाकी है। तो अगर हम फेज वाइज बात करें तो किस तरीके का जो वोटर टर्नआउट है उसके बारे में हमें समझाइए। और एक और अहम बात जो मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूंगी कि 2017 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मोर और लेस सेम ही पैटर्न वोटर टर्नआउट का वोटिंग पैटर्न देखा गया है। तो क्या वजह इसकी मानी जाए, प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी?
स्मृति, बहुत मुश्किल है बोलना प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी, बिकॉज जैसा सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इस बात को कि अगर वोटर टर्नआउट बढ़ता है तो सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रही है, या वोटर टर्नआउट सेम रहता है घटता है तो सरकार के साथ रहने के साथ वोटिंग हो रही है। ये एक आम तौर पे ऐसा मानना है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता ही ऐसा हम कह नहीं सकते, आमतौर पर लोग मानते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज निकल के आया है, जो शुरुआत हुई थी पश्चिमी यूपी से और पूर्वांचल तक अब ये चरण पहुंचा है, तो हम लगातार देखते आए हैं कि वो वोट परसेंटेज ऑलमोस्ट उतना ही रहा है या थोड़ा मोड़ा नीचे ऊपर रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतदाताओं की उदासीनता भी एक कारण हो सकती है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी से गुस्सा भी एक कारण हो सकता है। उसके अपने जो मांग है या अपने जो इश्यूज हैं उस पर नहीं काम अगर किए गए हैं, वो भी एक इशू हो सकता है। एक बड़ी अच्छी बात दत्ता जी ने बोली, इस पर मैं बोलना चाहूँगा कि इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन से जस्ट पहले 5 महीना 6 महीना साल भर पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हो जाती हैं और अपने अपने चुनाव की तैयारियों में लग जाती हैं। जब 4 साल कोई सरकार चल रही होती है उस समय आप क्या कर रहे होते हैं? एक रूलिंग पार्टी जब आपके सामने है, जो रूल कर रही है, जो सरकार चला रही है, तो अपोजिशन का एक बहुत अहम रोल होता है उसमें लगातार इश्यूज पे सरकार को घेरना, इश्यूज पे घेरना, ना कि ही सेड सी सेड वाले मैटर पे आना कि उसने क्या बोला और हम उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि जनता आपको अंतिम के 6 महीने और 3 महीने से वोट नहीं करेगी। जनता आपको आपके 5 साल के आपके बिहेवियर, आपके पार्टी के लीडर्स के बिहेवियर और आपकी पार्टी के ओवरऑल बिहेवियर पे वोट करती है। तो अगर जनता को ये लगता है कि आप बेटर एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं रूलिंग पार्टी के साथ, तो ज़रूर आपको समर्थन मिलता है। तो ये हम देखें कि अचानक से कैंपेनिंग शुरू हो जाती है, रैली शुरू होती है और बैक टू बैक चीज़ें होती हैं, लगभग हर शहर और गांव में लोग पहुंचने लगते हैं। वो जनता भी समझती है कि ये टूरिज्म का दौर स्टार्ट हो चुका है और ये टूरिज्म कितना फ़ायदा पहुंचाएगा उन पार्टीज़ को, ये बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुछ होते हैं, कुछ फ्लोटिंग वोट्स होते हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके चीज़ें बदलती हैं। वो होता है, हर इलेक्शन में होता है, इसमें भी हो रहा है, दत्ता जी बेहतर बताएंगे। लेकिन ये कुछ होते हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद ना कर पाएँ, लेकिन जो कोर वोटर्स होते हैं और जो एक्चुअल जनता जिन इश्यूज़ के ऊपर बात करती है, वो इश्यूज़ नज़र है सारे लोगों की उसके ऊपर कि आपने 4 साल में क्या किया है। तो ये सारे चरणों में जो वोटिंग परसेंट रहा है, ये कमो बेस एक सेंस लेके दे रहा है कि हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा बड़ा फैक्टर ना हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो हमें 10 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा, इन्होंने बात करी प्रत्युष जी ने कि किस तरीके से जो वोटर है वो डिसाइड करता है क्या मुद्दे होते हैं एक स्टेट के। तो आपको जब आप ज़मीनी तौर पे जब आपने दौरा करना शुरू किया, टूर करना शुरू किया, तो जो 5 साल का जो सरकार का टेन्योर रहा है उसकी अगर रिपोर्ट कार्ड को उठा करके देखते हैं तो आपको क्या लगा? सरकार कितनी खरी उतरी या लोग कितने खुश हैं सरकार के जो अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है? देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का टेन्योर को लेके क्या बहुत ज़्यादा आक्रोश रहा है या फिर फेवर में रहा है जनता। आक्रोश तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया है सरकार के टेन्योर को लेके, क्योंकि आक्रोश अगर होता तो शायद हमें बहुत सारे गांव में या फिर बहुत सारे ज़िले में या फिर बहुत सारे इलाके में वोट बॉयकॉट का चीज़ें दिखाई देता कि जैसे बहुत होता है ना कि बहिष्कार कर रहे हैं वोटों का, या फिर बहुत मत प्रतिशत, बहुत टर्न आउट बहुत हाई है, या तो फिर लोगों ने एकदम बिल्कुल मन बना लिया कि इस सरकार को तो बस निकाल के फेंकना ही है। ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दिया है मुझे ओवरऑल पश्चिम से लेके पूर्व तक का। आप अगर आकलन करेंगे, इसके साथ साथ जो एक हाइप क्रिएट हुआ था आपका किसान आंदोलन को लेके और किसान जो एजिटेशन है उसको लेके 18 महीने तक लगभग चला है ये एजिटेशन, तो उससे कहीं ना कहीं पे शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस चीज़ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के जो इलाके हैं। पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया है और तमाम जितने सारे पंचायत हुई है, जाट पंचायत वगैरह, और अमित शाह जी ने जो कई सारे जाट पंचायत किए, तो उसके बाद जो एक लोकल लेवल पे जो एक आक्रोश भी था वो काफी हद तक या तो डाइल्यूट हो गया था
या तो फिर न्यूट्रलाइज हो गया था। इसके साथ साथ कुछ इस तरह के जो विवादित बयान आए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से, खास करके 90,000 20,000 वाला जो बयान सपा के कुछ प्रत्याशियों ने दिया है, तो उसके चलते जो एक ध्रुवीकरण शुरू में दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो पोलराइजेशन है, पर वो पोलराइजेशन हो गया है। और पोलराइजेशन खास करके मेरठ अगर आप देखेंगे, कैराना आप अगर देखेंगे, उसके साथ साथ शामली सहारनपुर अगर देखेंगे, मुजफ्फरनगर तक पे भी पोलराइजेशन हुआ है। और जब जब पोलराइजेशन इस इलाके में होता है तो नेचुरल है कि उस पे सपा थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती है चीज़ों को लेके। तो वो कहीं ना कहीं पे रणनीतिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट का मॉडल था या फिर जो गवर्नेंस का मॉडल था जिसपे अखिलेश शुरुआत में गया था, वो मॉडल लेके अगर अखिलेश चलता तो शायद बीजेपी को और बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता। पर जिस हिसाब से ध्रुवीकरण हो गया है उसके चलते पासा कहीं ना कहीं पे पलटा, मुझे लगता है। इसके साथ साथ वोट प्रतिशत की आप अगर बात करेंगे या फिर वोट परसेंटेज की आप अगर बात करेंगे, आप अगर 2014, 2017, 2019 का इलेक्शन आप अगर उठा के देखेंगे तो सपा, बसपा और भाजपा में जो अंतर रहा है वोट प्रतिशत का, वो लगभग आपके 10 से लेकर 12% के बीच में रहा है। और खास करके 2019 के इलेक्शन पे और 2017 के इलेक्शन पे बीजेपी ओवरऑल पूरे यूपी में 38 to 39% के आसपास वोट बैंक बीजेपी का रहा है, वोट शेयर रहा है। सपा का लगभग आपका 22% के आसपास रहा है। अब मैं कहता हूं कि आप अगर बहुत बड़ा स्विंग फैक्टर भी अगर सपा के लिए होता है तो वो सारे स्विंग फैक्टर्स का पूरे देश भर में आकलन अगर आप करेंगे पहले के चुनावों का, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 10% से लेकर 12% से ज्यादा स्विंग फैक्टर होता नहीं है। जब आपका वोट प्रतिशत रहा है 22% के आसपास, आप अगर स्विंग भी अगर कर लेंगे तो कितना करेंगे? 32% होगा या फिर 34% हो सकता है। फिर भी जो 38% का जो आंकड़ा है उसको तो आप छू नहीं पा रहे। और इसके साथ साथ कोविड के दौरान जो ये 18-19 महीना तक जो राशन दिया गया है और वैक्सीनेशन जिस हिसाब से हुआ है उस पे बेशक कमी रही होंगे, ये कोई वो नहीं है कि 100% एकदम सफलता रहा है इस पूरे चीज पे। पर ओवरऑल लोगों के बीच में जो बुनियादी जो रहा है कि अरे जिसके लिए जिसका राशन खाए हैं उसके लिए समर्थन देंगे, इस तरह के गांव में और देहात में ज्यादातर लोगों ने कहा है ये चीज। तो कहीं ना कहीं पे राशन का जो फ्री राशन का जो एक मुद्दा रहा है उसको जिस हिसाब से विपक्ष को काउंटर करना चाहिए था उस हिसाब से विपक्ष कर नहीं पाया उस चीज को। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का मुद्दा जो रहा है, वैक्सीनेशन के मुद्दे पे भी कहीं ना कहीं पे उस हिसाब से काउंटरिंग हो नहीं पाया है। तो मैं समझता हूं कि ये सारे चीजें प्लस पॉइंट रहा है बीजेपी के लिए। इसके साथ साथ डेफिनेटली समाजवादी पार्टी का एक अपना एक इंटैक्ट वोट बैंक है, इस पे कोई दोहराई नहीं है। MY फैक्टर जिसको हम लोग कहें वो, पर लोगों के बीच में एक और नया फैक्टर जो आ गया था वो मतलब कि उस ट्रेडिशनल MY फैक्टर के विरोध में एक और MY फैक्टर जो आप मोदी योगी फैक्टर जिसको कहा जाए, तो ये कहीं ना कहीं पे दो तरफ से दो MY फैक्टर चला है। तो ये भी एक मुद्दा जरूर बना है। और मैं समझता हूं कि BSP ने जिस तरह से मतलब वो जो लेट लतीफ वाला जो काम है BSP का हमेशा रहता है, वो अचानक जागना और फिर इतना एक्टिव दिखी नहीं मायावती पूरे भी कैंपेनिंग में। जी जी। और बाद में जो एक वेकिंग अप फ्रॉम दिस स्लम्बर जिसको कहा जाए ना, कुंभकर्ण के नींद से उठ के फिर आप जनता के बीच में गए हैं, वो कहीं ना कहीं पे एड ऑन मेरे हिसाब से लगता है ट्रायंगुलर फाइट के लिए। और खास करके BSP ने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो टिकट दिया है BSP ने, तो वो मैं समझता हूं कि जहां पे नतीजा का फासला शायद 500 वोट से लेकर 5000 वोट के बीच में होगा, इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है वहां। BSP का एक 12% के आसपास तो एक दलित वोट बैंक है ही, जो मायावती के जो सबकास्ट है वो 12% तो कहीं जाना ही नहीं है, वो तो इंटैक्ट जाएगा। उस पे अगर 2-3% अगर माइनॉरिटी वोट बैंक अगर BSP अगर अपनी तरफ खींच लेती है, जो संभावना है कि और काफी हद तक मेरे ख्याल से लगता है होगा मतलब 1500-5000 वोट के बीच में वो चीज, तो वो सपा के लिए बहुत बड़ा मुश्किल
खड़ा कर सकता है। और ओएसी का भी कहीं ना कहीं पे कुछ पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस तो है, इस पे कोई डाउट नहीं है। और उस पे भी अगर 2-2.5 हजार वोट अगर ओएसी अगर माइनॉरिटी फैक्टर का अगर वोट लेके जाती है तो ये कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट कर सकता है। ब्राह्मणों के बीच में शुरू में जरूर कहीं ना कहीं पे बीजेपी के विरोध में नाराजगी रहा है, खास करके अवध के क्षेत्र में या फिर पूर्वांचल के क्षेत्र में। पर बाद में जिस तरह से आपका राम मंदिर का मुद्दा जिस हिसाब से आ गया है, मतलब कि अवध और पूर्वांचल आते आते हैं, और उसके साथ काशी विश्वनाथ का जो एक पूरा तामझाम बीजेपी ने किया है, वो कहीं ना कहीं पे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। जो शुरुआत में जो एक नाराजगी थी, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पे ट्रायंगुलर फाइट पूरे प्रदेश में है। और कुछ जगहों पे प्रियंका वाड्रा के चलते मेरे ख्याल से लगता है 50 से लेके 60-70 सीटें होगा जहां पे कांग्रेस कुछ प्रभाव जरूर डालेगी, 2,500, 5,000, 10,000 वोट लेके। और वो कहीं ना कहीं पे डिवीजन ऑफ वोट होगा, क्योंकि वो वोट जो जाएगा वो कहीं ना कहीं पे सेकुलर अलायंस से ही वोट जाएगा। और डिवीजन ऑफ वोट के चलते भी बीजेपी को कहीं ना कहीं पे फायदा पहुंचने की उम्मीद है। पर ये कहना कि अंतिम में क्या होगा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइलेंट वोटर कहीं ना मैं इस मुद्दे पे भी आऊंगी, साइलेंट वोटर्स के भी मुद्दे पे आऊंगी। प्रत्युष, कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो हमारे देश में काफ़ी सालों से चलती आ रही है, डेकेड से चलती आ रही है, मगर हालांकि पिछले कुछ 10 सालों में ये ट्रेंड कुछ डिफरेंट होता हुआ नजर आया भी है। इस बार जो यूपी में देखा गया है, रादर देन गोइंग विद अ लार्ज कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, सबने छोटी छोटी पॉलिटिकल कास्ट बेस्ड जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे एसोसिएशन किया है। इसके पीछे की क्या रणनीति है? स्मृति, यूपी की अगर हम बात करें तो कास्ट बहुत है यहाँ पे, और कास्ट पॉलिटिक्स हमेशा से बड़ा रोल प्ले करती आई है। लेकिन यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आप किसी भी एक कास्ट के लीडर को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पूरे यूपी का इस कास्ट का लीडर है, ये आप नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर पश्चिमी यूपी में अगर वो कास्ट डोमिनेंस में कहीं पे है तो उसके लीडर कोई और हैं, और अगर उसके दूसरे एरिया में है तो वहाँ भी लीडर कोई और है। जैसे कि आप केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य को ही देख सकते हैं जी। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के लीडर हैं, लेकिन वो दोनों एक पार्टी में नहीं है, अब नहीं है। या स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी किसी और पार्टी में थे, फिर बीजेपी में थे, फिर अभी एसपी में। तो किसी एक कास्ट का डोमिनेंस एक जगह पे नहीं है, स्कैटर्ड है। दूसरा, वो कास्ट किसी एक लीडर के थ्रू ड्राइव नहीं हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है, जो इस इलेक्शन में जैसा बताया दत्ता जी ने कि MY फैक्टर जो अखिलेश का था, इसमें सेंध लगी है। और कैसे लगी है, तो दूसरे MY फैक्टर से लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि अगर आप याद करें 2017 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें योगी फैक्टर नहीं थे जी। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर था। बिल्कुल। और सारी जो वोटिंग हुई थी वो मोदी के नाम पे हुई थी, उनके काम को लेकर जो लोगों को पसंद आया था, जिस भी कारण से आया हो उसके ऊपर थी। योगी फैक्टर बाद में आया। तो मोदी प्लस योगी, जो मोदी खुद भी कई सारे रैली में बोल चुके हैं कि अब जो 5 साल के बाद अब देखें तो योगी है उपयोगी, जो बात करते आए हैं वो। अब योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उसी काम के बेसिस पे वो समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यकाल के दौरान हुए काम पे अटैक कर रहे हैं। और एक जो मुझे कहीं लगता है कि जहाँ पे समाजवादी पार्टी जिस तरह से शुरुआत की थी इन्होंने कैंपेनिंग की, वो बहुत इम्प्रेसिव था। जैसे अखिलेश ने सभाएं करनी शुरू की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं कहूँगा मेरा मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, कहीं ना कहीं वो रिवेंज पॉलिटिक्स की बू आने लग गई थी उसमें, मिसडायरेक्टेड थी वो रैलीज। वो लगता है कि वो कुछ कार्यकर्ताओं ने उसको बहुत मतलब इनकरेज हो गए और बहुत ज़्यादा अपर हैंड पर उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो ये जो है, बाकी जो आम लोग हैं, जिनको सरकार बदल जाए और उनके फेवर में काम करे, इससे ही मतलब है। तो वो उनको अब किस तरह का मैसेज पास हुआ, ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई हैं, कई सारे एक्सपर्ट और कई सारे लोग जो हैं, अब कई सारी चर्चाओं में हम देखते हैं कि वहाँ से हाथ से उनकी चीज़ निकलती नजर जाती दिख रही थी। एग्जैक्टली पूर्वांचल में क्या सिचुएशन है, जहाँ पे अभी वोटिंग होनी है। क्योंकि पूर्वांचल की, अगर हम खासकर पूर्वांचल की बात करें, तो वहाँ पे देखें तो समाजवादी पार्टी BSP का एक बहुत बड़ा दबदबा रहा है, वहाँ हुआ करता था, बहुत बड़ा दबदबा रहा है। लेकिन पिछले इलेक्शन में 14 और 17 और 19 में बीजेपी ने करीबन वहाँ पे अपना डोमिनेंस बना लिया अक्रॉस कास्ट लाइन। तो अक्रॉस कास्ट लाइन जब किसी पार्टी का डोमिनेंस बनता है, इसका मतलब होता है कि कोई एक चेहरा या उसकी पॉलिसीज का अक्रॉस एक्सेप्टेंस हुआ है। वो एक्सेप्टेंस जो हुआ है,
और उसमें जिस भी कारण से हुआ वो कारण अभी तक कंटिन्यूड है, वो आगे बढ़ रहा है अभी। तो कैसे हम किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अब कास्ट की बात करके वोट आपको नहीं करेगा, क्योंकि जिस कारण से उसने 2-3 इलेक्शन पे वोट किए हैं, हो सकता है ये वोट भी उसी कारण पे करे। कास्ट का जो इक्वेशन है स्मृति, मैं बोलूंगा कि ये एक अंडर करेंट चल रहा है इस देश में। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और एक अंडर करंट हमेशा ही चलता है जो लोकतंत्र को नई दिशा देता है। और ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि आज का युवा मांगता है विकास, डेवलपमेंट, ना कि कास्ट जैसी चीजों में उलझ करके रहने वाला युवा है आज का। बल्कि मैं एक महिलाओं की बात भी करूंगा कि महिलाएं भी जो हैं वो कास्ट ड्रिवन डिसीजंस नहीं हो रहे हैं घर घर में। ये एक बदलाव हुआ है इस देश में और बहुत ही जरूरी बदलाव था ये, और ये बदलाव अब सतह पे दिखने लग गई है। और ये इलेक्शन की भी जो रिजल्ट आएंगी वो मुझे लगता है कि इसके ऊपर वो इस बात को साबित करेंगे कि कास्ट इक्वेशन अब बात तो कर ले भले, लेकिन जब मतदान केंद्र पे कोई मत देने जाता है तो शायद वहां पे कास्ट इक्वेशन की जगह इश्यूज बेस्ड चीजें भारी पड़ती हैं। दत्ता जी, आप साइलेंट वोटर्स के बारे में बात कर रहे थे। इसमें मुझे जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो नज़र आता है वो ये लगता है कि औरतें, महिलाएं, विमेन का कितना अहम किरदार इस इलेक्शन यूपी में रहेगा और साइलेंट वोटर्स के रूप में वो कितनी इफेक्टिव साबित होंगी इस इलेक्शंस में? मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव साबित होगी, क्योंकि साइलेंट वोटर का एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। और तमाम जितने सारे महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई है, ज़्यादातर जब मैंने पूछा है कि मुद्दे क्या हैं आपके जहन में जिसके चलते आप किसी भी पार्टी या फिर किसी भी कैंडिडेट को चुनेंगे, तो ज़्यादातर महिलाओं ने, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रीजन और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ज़्यादातर महिलाओं ने मुझे कहा है सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके साथ साथ सुशासन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों पे, और उसके साथ साथ ये भी फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण वे में काम किया है कि गैस कनेक्शन वगैरह ये तमाम जितने सारे चीजें हैं। तो कमोवश मतलब कि गवर्नेंस और सुरक्षा महिलाओं के लिए बहुत प्राथमिकता रहा है, और मैं समझता हूं कि ज्यादातर महिलाएं सुरक्षा और गवर्नेंस के मुद्दे पे ही वोट डालेंगे। इसके साथ साथ एक रिलीजियस वे में भी अगर मैं देखूं तो यूपी में माइनॉरिटी कम्युनिटी में शिया और सुन्नी वोटर्स जो हैं, ज्यादातर शिया वोटर्स सुन्नी वोटर्स के विपरीत सोचे हैं चीजों को लेके, चुनाव को लेके। सुन्नी वोटर्स में भी मेल फीमेल में मैंने कहीं ना कहीं पे एक डिफरेंस मैंने देखा है। महिलाएं जो है वो ट्रिपल तलाक को लेके बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं और अभी भी हैं, और ट्रिपल तलाक का मुद्दा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है उनके लिए। पुरुष जो है बाकी सारे चीजों को लेके वोट किए हैं। हिजाब का जो मामला आया, वो हिजाब का मामला भी कहीं ना कहीं पे ध्रुवीकरण के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो गया वो चीज, और उसके चलते कहीं ना कहीं पे जनता और वोटर प्रभावित जरूर हुए हैं। कास्ट वाइज भी अगर देखे, चाहे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देखूं, रोहिलखंड का देखूं, बुंदेलखंड का देखूं, अवध का देखूं या फिर पूर्वांचल का देखूं, ओल्डर जनरेशन जो है, ओल्डर जनरेशन वो कहीं ना कहीं पे कास्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के हिसाब से देख के उस हिसाब से वोट किए हैं। युवा पीढ़ी और एडुकेटेड जितने लोग हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो कास्ट के ऊपर जाके वोट किए हैं, और उनके जहन में राष्ट्रीय मुद्दे, डेवलपमेंट का इश्यूज, बेरोजगारी, एजुकेशन, सुशासन, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, ये तमाम चीजें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो इंडिया की छवि है वो उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जहां पे समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा जो अपेक्षा किया था जिन सब एरियाओं पे, वो सब एरिया पे जैसे आपने कहा कि शुरू में एक अच्छा मॉडल लेके चले एक बार, उसके बाद जो एक रिवेंज की राजनीति लेके जो सपा के तमाम कार्यकर्ता या फिर स्थानीय नेता जितने सारे रिवेंज के राजनीति लेके जिस हिसाब से बयानबाजी किए, तालिबान आ गया, जिन्ना आ गया, फिर 90% 20% आ गया, राम सेवकों पे फायरिंग का मुद्दा आ गया, राम मंदिर आ गया, फिर आपका काशी विश्वनाथ आ गया, ये तमाम चीजों के चलते कहीं ना कहीं पे जैसे जैसे चुनाव चलता गया, कहीं ना कहीं पे विपक्ष बैकफुट में जाती गई चीजों को लेके, और बीजेपी का मेन मॉडस ऑपरेंडी था ये
कि कहीं ना कहीं पे ध्रुवीकरण हो जाए, या फिर उसके साथ साथ आपके सुशासन, गवर्नेंस, ये तमाम चीजें, पलायन का मुद्दा, ये सब चीजें सामने आ जाए, तो वो चीज कहीं ना कहीं पे एक कहते हैं ना कि विपक्ष ने बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें भाजपा के झोली में डाल दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था विपक्ष को। अगर एक फोकस लेके अगर अखिलेश चलता, एजुकेशन लेके चलता, ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या है, गवर्नेंस का मॉडल क्या है, सुरक्षा ही लेकर के चलते ये सारी चीजें चलते, तो शायद चीजें अलग तरह का होता। पर जिस हिसाब से वो जाल में फंस गए विपक्ष और उससे निकल नहीं पाए, और जैसे जैसे चुनाव होता गया तो कहीं ना कहीं पे यूपी ऐसा एक प्रदेश है, एक क्षेत्र का वोट दूसरे क्षेत्र में प्रभाव डालता है। अगर लोगों को लगा कि नहीं फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में चीजें दूसरी हुई, तो सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन आते आते मुद्दे बदल गए और उस हिसाब से ध्रुवीकरण हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है कि बीजेपी की जो इलेक्शन कैंपेन है उसके पीछे केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं रहता है, पूरा संघ का कुंभा रहता है उसके पीछे। और सपा के पास उस तरह से ग्राउंड लेवल पे जो एक पूरा कमिटेड जो एक वोटर होना चाहिए ना, वो कमी रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं पे एक जरूर एक फैक्टर है। मतलब लोगों को बूथ तक लेके जाने के लिए ये वो चीज, तो ये सब चीजें हैं। और ऑफ कोर्स एक प्रशासन का एक फैक्टर तो रहता ही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो हकीकत है चुनाव में। तो वो कहीं ना कहीं पे चीजें तो होता ही है। कोविड के चलते, आपका थर्ड वेव के चलते, जैसे शुरू के फर्स्ट दो फेजेस में जो रूलिंग पार्टी जो थोड़ा सा बैकफुट में था, क्योंकि उस तरह का तामझाम नहीं कर पाया, थर्ड फेज आते आते जैसे चुनाव आयोग ने छूट दिया, तो उसके बाद तमाम जितने सारे रोड शोज हुए, जिस तरह के रैलीज हुए, वहां पे कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी ने बाजी मार ली है चीजों को लेकर। प्रत्युष, क्योंकि कोविड की बात हो रही है, एक बहुत ही पिछले 2 साल को अगर देखा जाए पीछे मुड़कर, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन पूरे देश भर में, विश्व भर में मैं कहूँगी रही है। सरकार, अगर यूपी सरकार की, योगी सरकार की बात करी जाए, तो किस तरह उन्होंने हैंडल किया ये पूरा जो इशू था 2 साल का, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आए थे इस दौरान। बिल्कुल स्मृति, ये बहुत आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। और जिस तरह का पैंडेमिक था, बड़े बड़े देश जो ये दावा करते हैं कि उनके पास एक आधारभूत संरचना स्वास्थ्य की बहुत अच्छी है, वैसे वैसे कंट्रीज भी बिल्कुल धाराशायी हो गए, वहाँ के सारे सिस्टम धाराशायी हो गए, क्योंकि ये पैंडेमिक जो अभूतपूर्व था। और अगर हम भारत जैसे कंट्री की बात करें, जहाँ पे आधारभूत संरचना कम से कम हेल्थ की अगर बात करें, तो उस तरह से नहीं है जो ऐसे पैंडेमिक को बिल्कुल इसका सामना कर सकती थी। वैसे ही यूपी की बात करें तो यूपी एक बड़ा स्टेट है, और यूपी में खासकर इस चीज़ को हैंडल करना और तरीके से हैंडल करना एक अलग तरह का एक चैलेंज था, जो सेंटर के लेवल पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने और सरकार ने जिस तरह की डिसीजंस लेते गए, और कोई ये सोच नहीं सकता था कि 1 साल अगर जिस दिन पेंडेमिक को हो रहा है उस दिन हमने दोनों डोज ले लिए हैं या एक डोज वैक्सीनेशन का ले लिया है। ये एक जो सफ़र था पिछले 1 साल का, जो शुरुआत का 1 साल था, वो काफ़ी स्टेप्स लेने वाला था, जो बिहाइंड द कर्टन गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही थी, जिसके कारण 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ी है, खासकर यूपी ऐसे स्टेट में जहाँ पे योगी की हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पैंडेमिक और साथ में पैंडेमिक के साथ साथ जो एक मिस इन्फोडेमिक है, दोनों ने मिलकर जो कोहराम मचाया हुआ था, और हमने सेकेंड वेव में देखा भी उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा और कितना भयानक था, हम सब ने अपनी नज़रों से देखा इस चीज़ को। वैसे सिचुएशन में बहुत फर्म होके गवर्नमेंट एक फर्म होके, पूरी मशीनरी फर्म होके काम कर रही है, और परफॉर्मर्स को काम करने दिया जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और नॉन परफॉर्मेंस को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था। ये इतने क्विक डिसीजंस हो रहे थे जो शायद कई बार जनता के सामने आते नहीं है डिसीजंस। जनता के सामने जो चीज़ें आती है वो होती काम हो रहा है कि नहीं, तो काम जब हो रहा है तो पीछे उसकी तैयारी भी हो रही है, और तैयारी कई बार सामने हमारे आती नहीं है। तो वो जो तैयारी थी उसकी, मैं कहूँगा कि वो तैयारी काबिल तारीफ थी, क्योंकि बड़े स्टेट को संभालना इतना आसान नहीं था। वो भी तब जब हम ये देख रहे थे कि छोटे स्टेट ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और एक बड़ा स्टेट जो उत्तर प्रदेश था वो
झटके ले रहा था, बट झटके लेने के बाद भी वो अपने आप को संभाल रहा था। सेकेंड वेव का जो झटका था बहुत ही बड़ा था। और जिस तरह से माइग्रेंट लेबर्स की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उन सारे समस्याओं को, सारी चीज़ों को सरकार ने हैंडल किया। ये बहुत अच्छे से किया और इसका इम्पैक्ट ये दिखा भी कि लोग, आप अगर नॉर्मल बात करें किसी से, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग हैं जो सरकार के साथ खड़े होते हैं कि सरकार ने हाँ इस पे काम किया है। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा स्मृति में कि जो यंग वोटर्स की बात हो रही थी स्मृति, वो बहुत ज़रूरी है समझना कि यंग वोटर्स जो है वो इंडिया का बहुत अवेयर है। उसको पता है कि जब नेशनल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं तो उसमें नेशनल इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि वो हम देश की सरकार बदल रहे हैं। जो स्टेट के लेवल के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो उस राज्य की समस्या है, अगर राज्य के लेवल के इलेक्शंस हैं तो राज्य की क्या समस्या है और उसके आधार पे वोटिंग होती है। ये कोई भी वोटर ये नहीं जाएगा यूपी में वोट देने कि इंडिया और चाइना के क्या इशूज रहे हैं या इंडिया पाकिस्तान के क्या इशूज रहे हैं। वो जाएगा वोट करने की यूपी में उसके घर के सामने रोड बनी है कि नहीं बनी है, या उस तरह की चीज़ें वहाँ पे उनको मिला है कि नहीं मिला है। तो वोटर्स काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और वैसे ही अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दिखानी चाहिए इश्यूज़ को लेके, और इश्यूज़ बेस्ड अगर पॉलिटिक्स करें वो लोग तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत खूबसूरती के साथ आज आप दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि किस तरह से पोलराइजेशन को लेकर के जो मुद्दा है, जो सुरक्षा को लेकर के मुद्दा है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, एवरीथिंग, और विमेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, युवा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और किस तरीके से कोविड का जो ड्यूरेशन था उसमें किस तरीके से लोगों ने किसी चीज़ का ध्यान ना रख करके आगे बढ़ने की कोशिश की, स्टेट ने आगे बढ़ने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी आपका, और प्रत्युष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में आज इतना ही, इस शो में आज इतना ही। आप व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं कू ऐप के जरिए। कू में हमें आप टैग कर सकते हैं, आप हैशटैग का यूज कर सकते हैं, हैशटैग स्टेट इलेक्शन 2022 और हैशटैग कू स्टूडियो ऑन जागरण। इन दोनों हैशटैग का इस्तेमाल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी लेटेस्ट यहाँ स्टूडियो में हो रहा है आप तक वो व्यू करने में आपको आसानी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।